Hello guys, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Meda. Students, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ 4th ऑफ अप्रैल 2021 टू 10th ऑफ अप्रैल 2021। 4 अप्रैल 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जी के न्यूज को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स को हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज करंट जी के, दैट इसमें हम बेसिकली साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल अफेयर, हेल्थ एंड डिसीजेज हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास जो रहता है वो रहता है इकोनॉमिक जीके, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंडियन बैंक्स जो हैं हमारे, एंड उसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इसकी हम बात करते हैं। एंड थर्ड वाला हमारा मिसलेनियस जीके का रहता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं इट इज पर्सन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टेट्स अपडेट, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एंड अवार्ड्स। चलिए आज का जो हमारा पार्ट है वो है करंट जीके का। करंट जीके के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जीके न्यूज, करंट अफेयर्स न्यूज ऑफ द 4th ऑफ अप्रैल 2021 टू 10th ऑफ अप्रैल 2021 हम डिस्कस करेंगे। क्लास के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम या डाउट। उसके अलावा करंट अफेयर्स के कोर्सेज ऑनगोइंग है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू एंड चेक द कोर्स, गो देयर एंड चेक द कोर्सेज। आफ्टर दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स की। एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म। देखिए यूनाइटेड नेशन ने 2009 में एक फंड बनाया था। ये फंड क्या है? दैट इज द यूनाइटेड नेशन फंड, ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म को रोकने के लिए यानी कि पीस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए यहां पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने 2009 में एक फंड बनाया था, दैट इज यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। ठीक है। एंड इसी के अंदर 2017 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म भी बनाया गया था। 2017 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म, इसको बनाया गया था। अब रिसेंटली एक न्यूज आती है कि इंडिया ने इसके अंदर, दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म के अंदर 5 लाख डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए। 5 लाख डॉलर्स भारत ने अभी दिए हैं। बेसिकली ये फंड करता क्या है? ये टेररिज्म को रोकने का काम करता है, दुनिया भर में पीस को मेंटेन करना। जहां जहां पे टेररिज्म होता है वहां यहाँ पे यूएन काम करता है उसको खत्म करने के लिए, और पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी तक 2009 से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 236 मिलियन डॉलर्स कंट्रीज के द्वारा दिए जा चुके हैं यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म के अंदर। इसकी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट से लेके अब तक का डाटा है, ये 236 मिलियन डॉलर्स अभी तक इसमें दिया जा चुका है। बट 2009 से लेके इस डाटा के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन अब तक कितना हो चुका है? तो इंडिया कंट्रीब्यूटेड 1.05 मिलियन डॉलर्स, इतना हम कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो अभी अभी भारत ने 5 लाख डॉलर दिए हैं, बट टोटल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है 2009 से लेके वो इतना हो चुका है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, इंडिया गिफ्ट्स ₹100 करोड़ पेट्रोल वेसल, दैट इज पीएस जोरास्टर टू द सेशल्स। देखिए एक अफ्रीकन कंट्री है, दैट इज सेशल्स। इसको भारत ने एक पेट्रोल वेसल की बोलने के मतलब, पेट्रोल मतलब निगरानी करने वाला, ठीक है, वेसल, पीएस जोरास्टर। तो सेशल्स देश का जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? मैरीटाइम में सुरक्षा करना, मैरीटाइम बाउंड्री की सुरक्षा करना, यानी कि समुद्र के अंदर सुरक्षा करना। ठीक है। पेट्रोल वेसल मतलब जो सर्वाइलेंस करते हैं। तो भारत ने एक 100 करोड़ की लागत से बनाया गया पेट्रोल वेसल, दैट इज पीएस जोरास्टर, ये सेशल्स को गिफ्ट किया। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के जो हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट, उनके साथ इन्होंने मुलाकात करी। एंड उनके साथ मुलाकात के दौरान भारत ने ये सौंपा, ये पीएस जोरास्टर सेशल्स को सौंप दिया। अब
अगर मैं यहां पर बात करूं पीएस जोरास्टर की, तो अभी तक पीएस जोरास्टर के अलावा भारत जो है ये 3 और वेसल्स भी दे चुका है सेशल्स को। पहला वेसल जो सेशल्स को दिया गया था भारत की तरफ से वो 2005 में दिया गया था, जिसका नाम था टोपाज, दैट इज पीएस टोपाज। उसके बाद पीएस कांस्टेंट दिया गया 2014 में, पेट्रोल बोट हेरमेस दी गई 2016 में, और अभी 2021 में दिया गया पीएस जोरास्टर। पीएस जोरास्टर, इस पीएस जोरास्टर की अगर मैं और बात करूं तो 48.9 मीटर लंबा है ये, क्लियर। एंड इसको बनाया किसने? इसको जीआरएससी ने बनाया। जीआरएससी में बोलूं तो दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। कितना खर्चा आया बनाने में? 100 करोड़ का खर्चा आया। हमने बात की थी 100 करोड़ का वेसल है। और बेसिकली स्पीड कितनी, मैक्सिमम स्पीड के साथ ये वर्क कर सकता है, दैट इज 35 नॉट्स। एंड एंड्योरेंस कितनी है? 1500 नॉटिकल माइल्स। बेसिकली इसका इस्तेमाल सेशल्स करेगा किस लिए? पेट्रोलिंग के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, और इसकी टेरिटरी में कोई गलत तरीके से नहीं घुस रहा है, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, इन चीज़ों के लिए सेशल्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं, दैट इज जिनका नाम है वावेल रामाकलवन, वावेल रामाकलवन, इनको सौंपा। एंड सेशल्स की अगर मैं बात करूं तो सेशल्स अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। एंड करेंसी यहां पर सेशल्स का रूपी चलता है, रूपी, सेशल्स रूपी, नॉट इंडियन रूपी, सेशल्स रूपी यहां पे चलता है। तो भारत ने किस देश को अभी एक पेट्रोल वेसल दैट इज पीएस जोरास्टर दिया, दैट इज सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है वावेल रामाकलवन एंड द कैपिटल इज विक्टोरिया। इससे पहले भी 3 शिप्स जो है वो भारत दे चुका है सेशल्स को दे चुका है। एंड ये जो पीएस जोरास्टर है इसको किसने बनाया? इसको बनाया जीआरएससी ने बनाया, जीआरएससी ने इसको बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत के प्रधानमंत्री और सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं वावेल रामाकलवन के बीच में कुछ अदर डील्स भी हुई, कुछ अदर प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए। भारत ने कुछ और चीजें भी दी। अब भारत ने अगली चीज क्या दी? माहे, दैट इज अ प्लेस इन द सेशल्स। तो यहां पे एक कोर्ट बिल्डिंग है, कोर्ट की बिल्डिंग, न्यायालय की बिल्डिंग। तो इसके लिए बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर 3.5 मिलियन का ग्रांट दिया गया था। 3.5 मिलियन का ग्रांट भारत की तरफ से दिया गया था। 3.5 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट भारत की तरफ से दिया गया था। उसके अलावा 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये भी भारत ने स्पॉन्सर किया सेशल्स में। कहां पे? दैट इज इन द रोमानविले आइलैंड। इसको बनाने के लिए जो खर्चा है दैट इज 3.4 मिलियन डॉलर्स। तो ये भारत ने खर्चा किया, ठीक है। उसके बाद 10 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इनोग्रेट किए गए भारत के द्वारा। तो भारत ने कुछ कंट्रीब्यूशन सेशल्स में अपना दिया है और गिफ्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए राजस्थान की सरकार, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं दैट इज अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान की सरकार ने यहां पर एक स्कीम लॉन्च करी, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई कैन कॉल्ड, दैट इज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर बेसिकली राज्य के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी 100% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हैज बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम। क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर साल, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर साल, हर फैमिली को, पर फैमिली। बेसिकली हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक ऐसी स्कीम है दैट इज आयुष्मान भारत, बट आयुष्मान भारत जो है ये सबको कवर नहीं करती है। अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 40% पीपल्स को ये कवर करती है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट राजस्थान की सरकार ने सभी के सभी अपने सिटीजन्स 100% पॉपुलेशन को कवर अप किया इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर। एंड इसी के साथ राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से हर फैमिली को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही है। राजस्थान बिकेम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड अ हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ up to rupees 5 lakh every year for medical expenses to his citizens, to their citizens, 100% citizens. That is Rajasthan.
राजस्थान की बात करूं तो जैसा चीफ मिनिस्टर मैंने बताया अशोक गहलोत साहब हैं, एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ता हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी फॉर द रेयर डिसीजेस 2021। देखिए अभी अभी सरकार ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस को लेकर, एंड नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 अभी अभी बेसिकली इसको पास किया गया था और इसको लेके अब कुछ क्लैरिफिकेशन भी सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये रेयर डिसीजेस क्या होता है, ये रेयर डिसीजेस होते क्या है। तो देखिए रेयर डिसीजेस की बात करें तो बेसिकली कुछ ऐसे डिसीज दे आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग और chronically debilitating diseases with the low prevalence and a high level of complexity। तो ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक डिसीजेस या फिर ऐसे डिसीजेस जो बहुत कम रेशियो में पाए जाते हैं, एंड ओवरऑल अगर हम उनको काउंट करें, ऐसे छोटे छोटे डिसीजेस को काउंट करें तो बेसिकली देयर आर 6000 to 8000 रेयर डिसीजेस आर फाउंडेड इन द वर्ल्ड। इतने आइडेंटिफाई किए गए हैं दुनिया भर में आज तक, ठीक है, जिसमें से 80% are of genetic origin and 50% affected by 50% affect the children's। 80% जो डिसीज है वो जेनेटिक ओरिजिन से आते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक आते हैं, एंड 50% उसमें चिल्ड्रंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें से ये जो बेसिकली 6000 से 8000 डिसीजेज हैं, इनमें से लगभग आप ये लगा लीजिए कि 95% ऑफ द डिसीजेज के लिए तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ठीक है। नो क्योर एग्जिस्ट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% डिसीजेस के लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कैसे कैसे डिसीज है, दैट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, एंड नेक्स्ट इज पॉम्पे डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइना बाइफिडा, हेमोफीलिया, ये आपने सुना होगा आई थिंक, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे डिसीजेज है, रेयर डिसीजेज, जिनको यहाँ पर कवर अप किया जाता है। बेसिकली 3 टाइप्स में, जैसे हमारी ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2021 आया, इसके अंदर हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में इनको कैटेगराइज किया है, 3 ग्रुप्स में। सबसे पहले ग्रुप 1, ग्रुप 1 में क्या आएगा, डिसऑर्डर्स अमेंडेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट वाले जो डिसऑर्डर्स होंगे, जो रेयर डिसीजेस होंगे, उनको हमने ग्रुप 1 में रख दिया। उसके बाद ग्रुप 2 में जो आएंगे, दैट इज थोस रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे बेसिकली जो बीमारियां होंगी जिनका इलाज लंबे समय तक चलेगा या फिर जिंदगी भर चलेगा, जैसे कैंसर कुछ हद तक चलता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी बीमारियां। उसके बाद ग्रुप 3, दैट इज डिसीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। कुछ ऐसे डिसीजेस जिनके लिए कुछ हद तक इलाज है, शर्तिया इलाज भी है, बट पैसा नहीं है, बहुत महंगा इलाज है, तो दैट इज अंडर द ग्रुप 3। तो 3 तरह के ग्रुप्स में इसको रखा गया। अब थोड़ा सा पॉलिसी के अंदर आते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ये क्या कहता है। तो सरकार ने अभी भी क्या प्रपोज किया, सरकार ने प्रपोज किया कि हम 20 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, 20 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, किसके लिए, ग्रुप 1 वाले डिसीजेस के लिए। ग्रुप 1, अभी जो रेयर डिसीजेस के अंदर हमने 3 ग्रुप पढ़े थे, अब उन 3 ग्रुप में जो ग्रुप 1 था, ठीक है, दैट इज वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट वाले जो डिसीजेस हैं, इसके लिए हम 20 लाख रुपए का जो सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सरकार ने अनाउंस किया, क्लियर, ये सरकार ने बोल दिया। एंड बेसिकली पैसा कहां से आएगा, कौन पैसा देगा, तो सरकार ने बोला द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस इज प्रपोज्ड अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलती है, दैट इज आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मोदी केयर भी बोलते हैं। सरकार ने बोला इसके अंदर से फंडिंग सपोर्ट नहीं होगा, जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि में से। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के ऊपर भी आता हूं मैं। उसके बाद बात करूं तो जो बेनिफिशियरी हैं इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के, जिनको ये मिलेगा, ग्रुप 1 के अंदर ये कवर होते हैं। अब ये सिर्फ बीपीएल फैमिलीज ही नहीं है इंडिया के अंदर, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, सरकार ने बोला कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम हमने चलाई थी, उसके अंदर सिर्फ बीपीएल फैमिलीज कवर नहीं होती, उसके अंदर हम भारत के 40% नागरिकों को कवर करते हैं। वो 40% नागरिक जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एलिजिबल हैं, वो इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर जो हम 20 लाख रुपए का असिस्टेंस दे रहे हैं, इसके लिए भी एलिजिबल है। दैट इज फॉर द रेयर डिसीजेस, रेयर डिसीजेस, ये सरकार ने अनाउंस किया।
ये बिल पास हो चुका है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा इसके अंदर आगे। इसके अंदर बेसिकली और क्या चीजें दिए जाएंगे, हालांकि मैंने राष्ट्रीय आरोग्य निधि की बात करी थी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि बेसिकली एक ऐसा प्लान था जो सरकार के द्वारा चलाया गया था फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए टू द बेसिकली ऐसे डिसीजेस जो बेसिकली जिनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो नॉट ओनली टिल द बीपीएल फैमिलीज से भी अपर जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि चलाया था। अब ये रेयर डिसीजेज वाला जो बिल है, इसके अंदर क्या था एक्चुअल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि जो रेयर डिसीजेज होते हैं इसके लिए कोई कमेटी बनाओ, ठीक है, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ, कोई बिल लेके आओ, ठीक है, ताकि इनका भी प्रॉपर वे में इलाज हो सके। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया और ये सब किया। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अब यहाँ पे इस बिल के अंदर बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या कहता है, जो टर्शरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है, उसको इंप्रूव करना है, उसको इंप्रूव करना है। दैट इज फॉर द रेयर डिसीज, यानी कि सर्जरीज लेवल को इंप्रूव करना है। ठीक है, उसमें एफिशिएंसी लेके आनी है, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूवमेंट कीजिए, हॉस्पिटल्स बनाइए, ठीक है, लेबोरेटरीज बनाइए, ऐसी ऐसी सर्विसेज को इंप्रूव कीजिए। तो इसके चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8 हेल्थ फैसिलिटीज यहां पर बनाई जाएंगी, दैट इज एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एंड दीज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू ₹5 करोड़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। बेसिकली डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, ऐसे ट्रीटमेंट, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए तक का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर डिफाइन किया गया। उसके बाद नेशनल रजिस्ट्री बनाया जाएगा। अ नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिसीजेज विल बी क्रिएटेड टू इंश्योर एडिक्वेट डाटा एंड कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सच डिसीजेज आर अवेलेबल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आजकल जो डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, तो उनको आगे ये जो रेयर डिसीजेज है इनके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने बोला R&D भी करवाएंगे हम। तो R&D की तरफ जो भी इन केसेस में रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक नेशनल रजिस्ट्री हम बनाएंगे। नेशनल रजिस्ट्री यहाँ पर हमारी तरफ से एक बनाया जाएगा। तो ये हमने बिल पढ़ा रेयर डिसीजेस को लेके। आगे बढ़ते हैं। रशिया रजिस्टर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स के लिए। देखिए, दुनिया की जो पहली कोविड-19 वैक्सीन जो अप्रूव्ड की गई थी, एप्लीकेबल की गई थी फॉर द पर्सन्स, फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ये भी रशिया नहीं करी थी, उसका नाम था स्पुतनिक। ये वैक्सीन रशिया ने बनाई थी, ठीक है, बेसिकली 2020 की बात है। एंड अभी एनिमल्स के लिए कोविड-19 की वैक्सीन जो है ये भी रशिया पहला देश बना दुनिया भर में। इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कॉव। तो बेसिकली जो भी एनिमल्स जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं या थावर्ड वायरल मुटेशंस हैं उनको यहाँ पर बचाने के लिए इसको बनाया गया है। कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल, दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स, रशिया। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, दैट इज अनामया नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ट्राइबल एरियाज में न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए। देखिए, हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है जिनका नाम है अर्जुन मुंडा साहब, एंड जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने मिलके एक ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है अनामया। इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस यही है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर क्या करना है, हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना है, हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, इनको इंप्रूव करना है। ये बेसिक पर्पस है इसका। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि एक टीबी को ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, वो भी सेम अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। एंड दिस अनामया विल प्रोवाइड, इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये जो इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? एक तो पिरामिल फाउंडेशन, पिरामिल ग्रुप, एंड दूसरा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बेसिक पर्पस मैंने आपको बता दिया। बेसिक पर्पस यही है कि जो ट्राइबल एरियाज में पीपल रहते हैं इनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज, सेवाएं प्राप्त हो, ये यहां पर मेन टारगेट है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टुलिप फेस्टिवल इनोग्रेट हो चुका है, बिगिन हो चुका है। टुलिप फेस्टिवल, टुलिप बेसिकली फ्लावर्स को बोलते हैं हम, एक फ्लावर्स होते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है टुलिप गार्डन्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लेवल के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर के फ्लावर्स यहाँ पे पाए जाते हैं।
that is 15 lakh fully bloomed flowers of more than 64 varieties planted over the 30 hectares of the जबरावन रेंज यहां पर पाए गए डल लेक के आसपास, डल लेक के आसपास। टुलिप फेस्टिवल हर साल बनाया जाता है कश्मीर वैली के अंदर। क्लियर? कश्मीर वैली के अंदर। ये 3 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चल रहा है। 3 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चल रहा है। दैट इज अंडर द टुलिप गार्डन दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। तो टुलिप फेस्टिवल कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट इज यहां पर शिशुतुरा हिरण्यकशी। देखिए बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक 5वां बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, दैट इज सिंधुबर्ग। ये किस लिए किया गया? इसके अंदर एक नई फ्रेश वाटर फिश की स्पीसीज पाई गई थी जिसको एक नाम दिया गया था शिशुतुरा हिरण्यकशी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है उद्धव ठाकरे का एक और बेटा जिसका नाम है तेजस। ठीक है, आदित्य ठाकरे तो पता है, एक और बेसिकली जो कि वाइल्ड लाइफ एरिया में काम करते हैं, जिनका बेसिकली एक वर्क है ये। ठीक है, काफी टाइम से वो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो तेजस ने बेसिकली अपनी टीम के साथ मिलकर, तेजस ठाकरे ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक फिश फाउंड की थी, दैट इज उसका नाम था हिरण्यकशी, नाम रखा गया शिशुतुरा हिरण्यकशी उसका नाम रखा गया था। कहां पे? महादेव टेम्पल पे एक पोंड है, वहां पे इन्होंने इस फिश को पाया था तो इसको एक नाम दिया गया। अभी तक इसको कोई साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया, तो अभी जहां पर ये फिश पाई गई थी उस एरिया को अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 महाराष्ट्र की सरकार ने इसको बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। कितना एरिया इसका? 2.11 हेक्टेयर का एरिया है जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य का 5वां बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट बना है जिसका नाम है शिशुतुरा हिरण्यकशी? चलिए, दैट इज इन महाराष्ट्र, अंबोली एरिया। नेक्स्ट इज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में कहां पे? दैट इज इन द रामागुंडम में एक थर्मल पावर प्लांट रिजर्वायर है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? इसकी कैपेसिटी रहेगी 100 मेगावाट की। 100 मेगावाट की कैपेसिटी है। मई 2021 तक बनके तैयार हो जाएगा। कितने एरिया में बन रहा है? 450 एकड़ में बन रहा है। बना कौन रहा है? दैट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको बना रहा है। एनटीपीसी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। बिगेस्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट करता है पानी के अंदर। ठीक है, फ्लोट करता हुआ। हालांकि कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा वो भी बनाया जा रहा है भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर डैम में 600 मेगावाट। बट वो 2023 तक बन के ऑपरेशनल होगा। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर कहां पे आई है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एनटीपीसी वाले की और बात करें तो देखिए, एनटीपीसी ने एक टारगेट रखा था कि कार्बन को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और एनटीपीसी बेसिकली काफी टाइम से एनर्जी एरिया में वर्क करता है और एनर्जी को लेके इन्होंने बोला था कि हम 30% तक इंप्रूव करेंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ, यानी कि सोलर पावर प्लांट्स को हम बढ़ाएंगे, तो इसी के चलते हुए इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स लगाए जाएंगे। 423 करोड़ रुपए इसका खर्चा आएगा। 423 करोड़ रुपए इसका खर्चा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेंट्रल, अगर मैं बात करूं सेंट्रल नहीं, इंडियन रेलवेज की बात करूं तो इंडियन रेलवेज ने काफी टाइम से अनाउंस किया हुआ है कि बहुत सारा जो रेलवे जोन्स हैं, जो रेलवे एरिया हमारा, उसको इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लेके आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डीजल है या फ्यूल्स के ऊपर जो वर्क करता है, कोयले के ऊपर अभी तक चल रहे हैं, इन सबको हम रिड्यूस करेंगे, ताकि ये, क्योंकि क्रूड ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया में तो है नहीं, और बिजली हम यहाँ पर सोलर को लेके या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेके अच्छे लेवल पर जनरेट कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके हमारे टारगेट चल रहे थे। तो हमारी रेलवे का एक जोन, दैट इज वेस्ट सेंट्रल जोन जो है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। ये इंडियन रेलवे ने अनाउंस कर दिया कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज बिकेम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन इन द कंट्री। तो 3012 किलोमीटर रूट यहाँ पर का जो नेटवर्क है उसको पूरी की तरह पूरी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है।
तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े साहब, इन्होंने एक इनिशिएटिव, एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सुपेस। सुपेस बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन द कोर्ट्स एफिशिएंसी। देखिए आजकल पूरी दुनिया जब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो हमारे कोर्ट पीछे क्यों रहे? तो कोर्ट को यानी कि जुडिशरी सिस्टम को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने के लिए, मशीन लर्निंग के साथ जोड़ने के लिए, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल जिसका नाम है सुपेस, इसको लॉन्च कर दिया गया है शरद अरविंद बोबड़े जी के द्वारा। बेसिकली जो जजमेंट की रिक्वायर्ड होती है, कोई जजमेंट चेक करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, तो डिजिटल बेसिस के ऊपर उन सबको सारे वर्क को लेके आने के लिए, सब कुछ ईजियर करने के लिए, कुछ भी रिसर्च करनी है ईजियर डिजिटल वे में करने के लिए एक पोर्टल, यहाँ पे एक रिसर्च पोर्टल लॉन्च कर दिया गया कोर्ट के अंदर, दैट इज सुपेस। सुपेस सुपेस। कोई भी अगर इसको लेके आपको डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखिए तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इन्होंने लॉन्च किया है एक डिवाइस दैट इज नैनो स्निफर। नैनो स्निफर, नैनो स्निफर, ये नैनो स्निफर क्या है? एक बेसिकली एक एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, ये एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, ठीक है, यानी कि जो एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि बॉम्ब वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है नैनो स्निफर। किसने बनाया? नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, आईआईटी बॉम्बे के, बेसिकली आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था, एक स्टार्टअप है, एंड दिस इज 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, 100% मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट्स को यूज करके इसको बनाया गया है। अब भारत के अंदर जो कहीं पे भी बॉम्ब डिटेक्शन हमें करनी हो, ठीक है, उसके लिए अभी तक जो हमारी जो फोर्सेस थी उसके लिए जो डिटेक्टर होते थे वो अदर कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये जो एक्सप्लोसिव है 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये डिवाइस एक्सप्लोसिव्स को फाउंड कर लेता है, ठीक है, वीडियो भी दिखा देगा। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एक्सप्लोसिव इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि ये किस तरह का है ये भी बता देगा, ये भी बता देगा। तो मिलिट्री के लिए बहुत ही कन्वेंशनल एंड होममेड एक्सप्लोसिव्स हो या किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव हो, ये उसको फाउंड कर देगा, ये उसको फाउंड कर देगा। आवाज भी सुनाई देगी, दिखाई भी देगा, जो भी अलर्ट होगा, ठीक है, ये दिखा भी देगा अलर्ट के चलते हुए, और ये ऑडिबल भी होगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया इसको। नेक्स्ट है फेसबुक और गूगल। फेसबुक और गूगल दोनों मिलके इन्होंने 2 नए अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाने का प्लान किया है। कहां पे? यूएस वेस्ट कोस्ट से लेके सिंगापुर और इंडोनेशिया में, सिंगापुर और इंडोनेशिया में ये जो 2 नए अंडर सी इंटरनेट केबल्स लगाने, इनको नाम दिया गया इको एंड बाइफ्रोस्ट। इको एंड बाइफ्रोस्ट इनको नाम दिया गया, इन केबल्स को नाम यहां पर दे दिया गया। बेसिकली इन द एशिया पैसिफिक रीजन इसको ये लगाना है, ठीक है, दैट इज सिंगापुर और इंडोनेशिया की जब मैंने बात कर दी तो दैट इज एशिया पैसिफिक रीजन की ही मैं बात कर रहा हूं। एशिया पैसिफिक रीजन को आगे कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। फेसबुक जो है दैट इज ऑन वो दोनों तरह में वर्क करेगा, दोनों केबल्स में, इको और बाइफ्रोस्ट में करेगा। बट जो गूगल है दैट विल इन्वेस्ट ओनली इन द इको, ये सिर्फ इको में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है कि दोनों कौन किस किस में कर रहा है। उसके बाद गूगल एंड फेसबुक इन्होंने पार्टनरशिप साइन करी है बेसिकली ग्लोबल एरियाज के साथ, ग्लोबल एरियाज के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। जो इको प्रोजेक्ट है ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो बाइफ्रोस्ट है ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। फेसबुक और गूगल के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, फेसबुक और गूगल के द्वारा इसको अनाउंस कर दिया गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, करंट जी के न्यूज को डिस्कस किया है। क्लास के अंदर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही हो, कोई डाउट रहा हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए नीचे दे कोर्सेज के लिंक में आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।